आदाब नमस्कार, मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बड़ी खबर है और बहुत ही भयावह है। आप सोचिए कि एसआईआर के नाम पर कैसे लोगों की जान ली जा रही है और सब लोग खामोश है। अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर जहां जहां उनकी पार्टी जीती थी लोकसभा में, हर विधानसभा में 50,000 वोट काटने की तैयारी चल रही है। आप सोचिए, उत्तर प्रदेश बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, इसके बाद और भी राज्यों में चुनाव होंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पर चुनाव होने हैं इसलिए वहाँ पर चाहे ममता बनर्जी हो या अखिलेश यादव हो, लगातार इस पर नज़र बनाए हुए हैं और कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ इल्ज़ाम लगाने से मामला हल हो जाएगा? इतना आसान नहीं है। अखिलेश यादव ने पीडीए पर हरी बनाए थे, जो बूथ लेवल पर जाकर इन सब पर नज़र रखेंगे, लेकिन उसकी क्या रिपोर्ट है अभी तक नहीं पता है। अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि 50,000 वोट काटने की कवायद शुरू हो चुकी है। आप समझिए कितना खतरनाक खेल है। 2024 में लोकसभा में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। वहाँ पर समाजवादी पार्टी और महागठबंधन ने बहुत अच्छा किया और जितने सांसद जीत के आए उसके बाद लग रहा था कि 2027 में ज़रूर जो है वो परिवर्तन हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से एसआईआर करवाया जा रहा है और उसके नाम पर वोट काटने की कोशिश और नए फर्जी वोट जोड़ने की साजिश जो हो रही है वो बहुत ही चिंताजनक है। लेकिन क्या सिर्फ विपक्षी पार्टियों का इतना दायित्व है कि वो ये कह के अपना पल्ला झाड़ ले कि देखिए वोट चोरी हो रहा है या वोट काटा जा रहा है? क्या इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो संघर्ष करे ज़मीन पर डेमोक्रेटिक तरीके से? और वहीं दूसरी तरफ देखिए, चुनाव आयोग की हठधर्मी 1 महीने में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी करवानी है, जिसके दबाव में आकर बीएलओ जो है वो आत्महत्या कर रहे हैं। अब तक 19 दिन में 6 राज्यों में 15 बीएलओ सुसाइड कर चुके हैं। आप सोचिए कितना खतरनाक, और ये सरकारी आंकड़ा है। इसके अलावा कितने और बीएलओ हैं जिनका आंकड़ा नहीं आया, जिनकी खबर नहीं बनी। नोएडा में ज्ञानेश कुमार गुप्ता की बेटी डीएम है, उन्होंने बीएलओ पर एफआईआर करने के हुक्म जारी कर दिए हैं। आप सोचिए कि किस तरीके से लोगों को डराकर धमकाकर शासन चलाया जा रहा है और सब लोग खामोश हैं। क्या विपक्ष को इसका कोई तोड़ निकालने की ज़रूरत नहीं है? क्या विपक्ष को इसका विरोध करना जरूरी नहीं है? देखिए, राजस्थान हो या हरियाणा हो, वहाँ पर कांग्रेस के युवा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो लगातार वोट चोरी के खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी, और उनके कार्यकर्ताओं पर मुकदमे भी हुए हैं। लेकिन क्या कांग्रेस उत्तर प्रदेश में और बंगाल में ये चीज़ नहीं कर सकती कि आप इस तरीके की जो बेईमानी हो रही है उसको रोके? वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीएलओ और बीएलए ना तो इनको ट्रेनिंग दी गई, किसी भी तरीके की कोई तैयारी नहीं की गई और खुले तौर पर इनको मैदान में उतार दिया गया, जिससे वो एक तो अपनी जो प्रोफेशनल ड्यूटी है, कोई टीचर है तो वो टीचिंग करता है, उसके बाद फिर बीएलओ का काम कर रहा है। काम का प्रेशर इतना है कि लोग जो है सुसाइड करने पर मजबूर हैं। तो क्या सिर्फ बीजेपी को सत्ता में बने रहने के लिए, चुनाव आयुक्त को बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए लोगों की जानों को दांव पर लगा दिया है? और देखिए, सबसे बड़ी खबर यही है, 19 दिन में 6 राज्यों में 16 बीएलओ की मौत। आप समझिए, मध्य प्रदेश गुजरात में 4, पश्चिम बंगाल में 3, राजस्थान में 2, तमिलनाडु केरल में 1-1। देखिए, समाजवादी पार्टी लिखती है लगातार बीएलओ की होती मौतें इस एसआईआर प्रक्रिया के भयावह पक्ष को दर्शा रही है। भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर आम आदमी की जान के साथ खेल रहे हैं। इन मौतों की जिम्मेदार भाजपा तो है ही, साथ ही चुनाव आयोग भी बड़ा दोषी है। भाजपा चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है जहां उसे आम आदमी की जान की कोई फिक्र नहीं है। इंसान मरते रहेंगे, लेकिन भाजपा को सिर्फ अपने चुनाव जीतने और सत्ता कब जाने की फिक्र है। कम से कम चुनाव आयोग तो निष्पक्ष रहे और मानवीयता रखे। शर्मनाक, प्रत्येक मृतक बीएलओ के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देकर सरकार और चुनाव आयोग को देना चाहिए। तो देखिए, लोग जो है वो मर रहे हैं। और ये देखिए, यूपी के मलिहाबाद में प्राथमिक विद्यालय सरावा में तैनात शिक्षा मित्र बीएलओ विजय कुमार वर्मा की ब्रेन हेमरेज से मौत हो गई।
पत्नी व अन्य शिक्षा मित्रों का आरोप जब से बीएलओ का काम मिला परेशान रहते थे, इसी टेंशन से अटैक आया। तो इनकी पत्नी देखिए किस तरीके से रो रही है कि उनके पति की मृत्यु हो गई है। तो क्या ये सिर्फ मृत्यु है या इसको हत्या कहा जाएगा सिस्टमेटिक तरीके से, क्योंकि आपने काम का प्रेशर ही इतना बना दिया। और ऐसी क्या मजबूरी है और क्या जल्दी है कि आपको जो काम 2 साल में 3 साल में होता था वो 1 महीने में करवाना है। मल्लिकार्जुन खड़गे लिखते हैं, भाजपा की वोट चोरी अब जानलेवा रूप ले चुकी है। काम के भार से बीएलओ और पोलिंग ऑफिसर आत्महत्या करने पर मजबूर है। मेरी हर एक परिवार जिसने अपनों को खोया उनको गहरी संवेदनाएं। ज़मीनी हकीकत के मुताबिक ये संख्या रिपोर्टों से कहीं अधिक है, जो बेहद चिंताजनक है। इन परिवारों को न्याय कौन दिलाएगा? भाजपा चोरी की सत्ता की मलाई खाने में व्यस्त है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मूक दर्शक बने तमाशा देख रहा है। हड़बड़ी में बिना प्लानिंग के जबरन एसआईआर लागू करना नोटबंदी और कोरोना लॉकडाउन की याद दिलाता है। सत्ता का दुरुपयोग कर संस्थानों से आत्महत्या करवाना, संविधान की धज्जियां उड़ाना, लोकतंत्र को दुर्लभ बनाना भाजपा की सत्ता की भूख का नतीजा है। अब बस अगर अभी भी हम नहीं जागे तो लोकतंत्र के आखिरी स्तंभों को गिराने से कोई नहीं बचा सकता। जो लोग एसआईआर और वोट चोरी पर चुप हैं वो इन निर्दोष बीएलओ की मृत्यु के कसूरवार हैं। आवाज़ उठाइए, लोकतंत्र बचाइए। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष है वो ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है। आप अपने कार्यकर्ताओं से कहें कि वो जो है इसका विरोध करें या फिर इसका कुछ ऐसा हल निकाले जिससे जो आम जनता है, आम नागरिक है, जिसका घर है, फैमिली है, परिवार है, वो आत्महत्या करने पर मजबूर ना हो। और देखिए किस तरीके से एसआईआर के बीच गुजरात बीएलओ अरविंद ने की आत्महत्या, गुजरात बीएलओ रमेश की मौत, पश्चिम बंगाल बीएलओ शांति ने की आत्महत्या, केरल बीएलओ अनीस ने की आत्महत्या, राजस्थान बीएलओ मुकेश ने की आत्महत्या, राजस्थान हरिओम की मौत, राजस्थान सुपरवाइजर संतराम की मौत, मध्य प्रदेश उदयभान ने की आत्महत्या, मध्य प्रदेश भुवन की मौत, मध्य प्रदेश रमाकांत की मौत, मध्य प्रदेश सीताराम की मौत, पश्चिम बंगाल नमिता की मौत, तमिलनाडु जहिता ने की आत्महत्या, तमिलनाडु आंगनबाड़ी सेविका आत्महत्या की कोशिश। तो ये वो लोग हैं, उनके नाम हैं जो अब तक एसआईआर के चलते या उसके दबाव में अपनी जान दे चुके हैं। और आप सोचिए इनमें ज़्यादा किसकी तादाद होगी? एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी। तो देखिए बहुजन लोगों को सबसे ज़्यादा इसका असर झेलना पड़ रहा है। और देखिए 30 नवंबर को रामलीला मैदान में वोट चोरी के खिलाफ एक बड़ी रैली होने वाली थी, लेकिन उसके लिए सरकार परमिशन नहीं दे रही है। डोमा परिसंघ के अध्यक्ष, पूर्व सांसद, पूर्व आईआरएस डॉक्टर उदित राज इस रैली को करने जा रहे थे, लेकिन अभी तक जो है वो परमिशन नहीं मिल रही है। लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए रैली तो करके रहूँगा। तो ये एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है, क्योंकि देखिए वो लिखते हैं रैली तो होकर ही रहेगी चाहे कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए। मैं अपना अधिकार किसी भी कीमत पर खोने नहीं दूंगा। ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं, हम सबकी है। हमारे अस्तित्व, हमारे सम्मान और हमारे संविधान की है। जो अधिकार बाबा साहब ने हमें दिलाए उन्हें बचाने के लिए हम सड़क पर भी उतरेंगे और आवाज़ भी बुलंद करेंगे। कदम रुकेंगे नहीं, अधिकार झुकेंगे नहीं। तो देखिए उदित राज ने बड़ा ऐलान कर दिया है, वो अब जो है इसके खिलाफ, वोट चोरी के खिलाफ, संविधान बचाओ एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं। तो देश भर का बहुजन जो है दिल्ली के रामलीला मैदान में 30 नवंबर को जुटेगा। और देखिए नरेंद्रनाथ मिश्रा है, लिखते हैं वैसे जहां तक मेरी जानकारी है कि एसआईआर में हर बीएलओ को घर घर जाना है, लेकिन कई एनआरसी में कई जगहों पर किसी एक जगह लोगों को बुला ले रहे हैं। सोसाइटी वाले आरडब्ल्यूए अपने हिसाब से मैनेज कर रहे हैं। इस पर आयोग को देखना चाहिए। अगर घर घर भेजने का संसाधन नहीं तो इसे हड़बड़ी में नहीं करनी चाहिए थी। तो देखिए बीएलओ जो है वो घर बैठे फॉर्म बांट रहे हैं, जबकि बीएलओ की जिम्मेदारी है कि वो घर घर जाकर वेरीफाई करे तब फॉर्म दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आरडब्ल्यू वाले हैं या जैसे गांव में प्रधान है तो उसके वहाँ फॉर्म पहुँचा दिए जा रहे हैं, जो बहुत ही खतरनाक है। देखिए कृपया संज्ञान ले चुनाव आयोग, बाद में आलोचना करेंगे तो मत कहना कि संवैधानिक संस्था को कमज़ोर कर रहे हैं, उमाशंकर लिख रहे हैं। और देखिए जानलेवा एसआईआर के आगे दम तोड़ती जिंदगी,
पश्चिम बंगाल में बीएलओ रिंकू तरफदार जी ने एसआईआर के दबाव में हारकर खुदकुशी कर ली। वहीं यूपी के लखनऊ में बीएलओ विजय कुमार वर्मा जी की मौत हो गई। परिवार ने बताया कि एसआईआर के कारण अचानक मानसिक तनाव झेल रहे थे। इससे पहले भी पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल, गुजरात, तमिलनाडु से बीएलओ की मौत से जुड़ी खबरें आई है, जो बेहद दुखद और चिंताजनक है। चुनाव आयोग वोट चोरी को अंजाम देने के लिए एसआईआर में जल्दबाजी दिखा रहा है, जिसमें एसआईआर का टारगेट पूरा करने के लिए बीएलओ पर दबाव बनाया जाता है और कमी रहने पर उन्हें धमकाया और बेइज्जत किया जाता है। जहां नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग वोट चोरी के जरिए लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, वहीं उनका ये एसआईआर निर्दोष लोगों की जान ले रहा है। देश माफ नहीं करेगा। माफ तो छोड़िए, देश को परवाह ही नहीं है। नोटबंदी में 100 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई अपना ही पैसा निकालने के लिए, लेकिन वो देशभक्ति का ऐसा चूरन दिया कि वो जो है चुपचाप लाइन में खड़े रहें और मरते रहें। ऐसा ही हाल बीच में किया जा रहा है। और एक देखिए, भाजपा का अकाउंट जो है गुजरात का, वो आयरलैंड से संचालित हो रहा है। तो ये भी सबसे ज़्यादा वायरल है कि बीजेपी गुजरात का वेरीफाई अकाउंट है, जो इसकी लोकेशन बता रहा है आयरलैंड। अब इसके पीछे क्या है मसला? क्या वीपीएन का यूज़ हो रहा था? कैसे ये गुजरात की लोकेशन दिखा रहा है? ये भी बड़ा सवाल है। इसीलिए प्रियंका भारती लिखती है, क्या बीजेपी गुजरात का अकाउंट आयरलैंड से चलाया जाता है? आज़ादी से पहले भी इनके पितृ संगठन महारानी विक्टोरिया के पैलेस से चलती थी। महामानव तो गुजरात के भी नहीं हुए। अब भक्त कह रहे हैं कि वीपीएन वाला चक्कर है। इनका वीपीएन आज़ादी से पहले विक्टोरिया पैलेस वाला होता था, अब आयरलैंड वाला होता है। तो क्या इस पर भी बात होनी चाहिए? और देखिए, कृष्णानगर में एक बीएलओ महिला शिक्षक ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में ईसीआई को ठहराया दोषी। तो देखिए, पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर में एक 82 छपरा के भाग संख्या 201 की बीएलओ रिंकू तारफदार ने अपने आवास पर आत्महत्या कर ली है। तो चुनाव आयोग को इसका जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन क्या चुनाव आयोग पर हत्या का मुकदमा दर्ज होगा? ये भी बड़ा सवाल है। और देखिए, बीजेपी पंजाब में प्रोटेस्ट कर रही है आम आदमी सरकार के खिलाफ कि उन्होंने हर महीने महिलाओं को 1-1 हज़ार रुपये देने का वादा किया था। लेकिन आप सोचिए, उसी बीजेपी ने दिल्ली में 2500 रुपये देने का वादा किया था। सरकार बनने को भी 1 साल होने वाला है, लेकिन मजाल है कि वहाँ पर पैसा आया, आज तक किसी महिला को नहीं मिला। लेकिन दूसरे स्टेट में ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और देखिए, जब आपकी नीति और नीयत दोनों आदमखोर हो जाए तब ऐसा होता है। एक फैसला लिया और उसकी वजह से देश भर में मौतें हो रही है। नोटबंदी की लोग लाइन में लगकर मर गए। कृषि कानून बना, 750 लोग धरना देते हुए मर गए। अब वोटबंदी में कहीं बीएलओ खुदकुशी कर रहे हैं, कहीं दबाव में जान जा रही है। सरकार को विध्वंसक नहीं, कल्याणकारी होना चाहिए, जो एक जान की रक्षा करे। ये तो खुद ही जान ले रहे हैं। तो सरकार पर बड़ा सवाल उठ रहा है। देखिए, ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है, जिसमें कहा है कि एसआईआर पर रोक लगाए, क्योंकि हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। अन्यथा वो टीएमसी ममता बनर्जी जो है वो सड़क पर उतरेंगी। एसआईआर के खिलाफ सड़क पर उतरेगी ममता बनर्जी। ज्ञानेश कुमार को लिखा पत्र, बोली हालात काफ़ी बिगड़ गए, कृपया एसआईआर को रोक दे। तो ये सबसे ज़्यादा वायरल है। और देखिए, एसआईआर के दौरान इतने बीएलओ की मौतें क्यों हो रही है, क्यों जाने दे रहे हैं बीएलओ? वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने सवाल पूछा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है, बीएलओ पर इतना दबाव क्यों बनाया जा रहा है कि वो सुसाइड करने पर मजबूर हो जा रहे हैं? और देखिए कैसे जो है गाज़ियाबाद में डीएम साहिबा ने बीएलओ पर एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा है। तो ये भी सबसे बड़ा सवाल है। और हम आपको बता दें कि कैसे एसआईआर में हो रही है। देखिए, नोएडा के गाज़ियाबाद में 27 बीएलओ पर दर्ज होगी एफआईआर। यूपी के वोटर लिस्ट अपडेट में लापरवाही, नोएडा गाज़ियाबाद के 57 बीएलओ पर दर्ज होगी एफआईआर। देखिए, नोएडा और गाज़ियाबाद में एसआईआर अभियान के तहत 57 बीएलओ की लापरवाही पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। अधिकारियों ने मतदाता सूची अद्यतन में काम नहीं किया, विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। तो आप सोचिए। और देखिए, हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो डीएम साहिबा हैं वो ज्ञानेश कुमार की रिश्तेदार हैं। ये भी बड़ा सवाल है।
नोएडा में 19 बीएलओ कार्रवाई की जद में। जिलाधिकारी मेधा रूपम ने बताया कि 7 नवंबर को एसआईआर कार्य में ढिलाई दिखाते हुए 140 बीएलओ को चेतावनी दी गई। अधिकांश अधिकारी चेतावनी के बाद अपनी ड्यूटी पर लौट आए, लेकिन 19 बीएलओ अब तक काम शुरू नहीं कर पाए हैं। इसमें जेवर के 7, सदर के 3 और दादरी के 9 बीएलओ शामिल है। मेधा रूपम ने कहा कि इन बीएलओ ने स्पष्टीकरण और लिखित प्रतिनिधित्व भी दिया है, लेकिन लगातार अनुपस्थिति रहने के कारण अब उन्हें कार्रवाई से बचना संभव नहीं है। विभागीय जांच शुरू कर दी गई है और एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया प्रमुख चुनाव निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश की मंजूरी पर निर्भर है। तो आप सोचिए मेधा रूपम कौन है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि इनका ज्ञानेश कुमार से क्या रिश्ता है। देखिए, मेधा रूपम जो है वो ज्ञानेश कुमार की जो है वो बेटी हैं और ये नोएडा गाज़ियाबाद में बीएलओ को धमका रही हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई का आदेश दे दिए गए। तो बेटी और बाप मिलकर देश में लोगों की जान ले रहे हैं और दुनिया खामोश है, सब खामोश है। बाकी अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।